हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेक्चर नंबर ये हमारा 17 आ गया है और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारे सिलेबस के फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के पीजी लेवल का एक टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का। वो है आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, हर साल यानी कि जब भी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम लगता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। पिछली बार 2022 में से इसमें 2 क्वेश्चन आए थे थर्मोडायनेमिक्स में, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में से। और टोटल थर्मोडायनेमिक्स में से आप बिलीव नहीं करेंगे 13 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स में से मिले थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, ये टॉपिक भी हम लोग वैसे ही कवर करने वाले हैं जैसे जूल थॉमसन हमने किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में करने वाले हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इस तरह से हम लोग आगे चलते रहेंगे और इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो कवर करते रहेंगे। सबसे पहला 1 नंबर आपके सामने है, ये है इसका इंट्रोडक्शन। बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं कि आपका फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ से थर्ड लॉ कैसे अलग है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ में हमने क्या देखा, फर्स्ट लॉ हमें कॉन्सेप्ट बताता है कि टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम वो क्या होता है, उसे कैसे डिटरमाइन करते हैं। यानी कि आपका फर्स्ट लॉ जो कॉन्सेप्ट देता है वो है आपका एंथैल्पी का। एंथैल्पी का जो कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट लॉ इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, और एंथैल्पी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, एंथैल्पी चेंज किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसको बताता है फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ ने बताया कि आपका जो कन्वर्जन है हीट इनटू वर्क वो 100% पॉसिबल नहीं है। यानी कि ऐसा कोई भी इंजन नहीं है जिसकी 100% एफिशिएंसी हो, कुछ न कुछ हीट तो आपकी वेस्टेज होनी ही है। ठीक है, ये हमें सेकंड लॉ बताता है। यानी कि हीट का वर्क में जो कन्वर्जन होता है उसकी नेचर क्या है, उसे कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका रीजन क्या है कि पूरी हीट क्यों नहीं कन्वर्ट हो रही, उसे हमें सेकेंड लॉ बताता है। ठीक है, सेकेंड लॉ साथ में जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहे हैं, नेचुरल प्रोसेस हो रहे हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं जो, ठीक है, उनकी डायरेक्शन के बारे में भी हमें बताता है कि कोई जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसकी डायरेक्शन किधर होनी चाहिए। ठीक है, और सेकंड लॉ एक नया स्टेट फंक्शन इंट्रोड्यूस करता है, वो है आपका एंट्रोपी। तो आपने देखा फर्स्ट लॉ एंथैल्पी को इंट्रोड्यूस करता है, सेकंड लॉ एंट्रोपी को इंट्रोड्यूस करता है, थर्ड लॉ क्या करता है भाई, थर्ड लॉ आपका कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं देता है। ये कहता है मेरे पास कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। तो फिर थर्ड लॉ करता क्या है, हम पढ़ते क्यों है थर्ड लॉ। यस, थर्ड लॉ बेसिकली जो सेकंड लॉ में या सेकंड लॉ के दौरान जो एंट्रोपी की बात की गई है उसकी वैल्यू पर लिमिटेशन रखता है थर्ड लॉ, उसकी वैल्यू की बात करता है थर्ड लॉ, लिमिट्स लगाता है उस एंट्रोपी की वैल्यू पर। किस तरह से लिमिट लगाता है वो हम देखते हैं। थर्ड लॉ का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भी है यहाँ पर, वो ये है कि थर्ड लॉ हमें मेथड्स प्रोवाइड कराता है किसके लिए, आपकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, यानी कि सिस्टम की एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेट करने का तरीका बताता है थर्ड लॉ। तो आपने देखा थर्ड लॉ नया कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, इसके पास कोई नया स्टेट फंक्शन नहीं दे रहा है। ये केवल एंट्रोपी की वैल्यू के बारे में बात करता है और उस पर लिमिटेशंस लगाता है कि इतनी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, और थर्ड लॉ एक जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी है, जो हमारे सिस्टम है या सब्सटेंस बोल दो, उनकी जो निरपेक्ष एंट्रोपी है उसको ज्ञात करने का, कैलकुलेट करने का हमें मेथड देता है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 था, इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। इसमें हम लोग क्या लेने वाले हैं, आपके सामने है स्टेटमेंट्स ऑफ थर्ड लॉ, थर्ड लॉ के स्टेटमेंट। ठीक है ना, स्टेटमेंट जैसे देखो सेकंड लॉ के भी बहुत सारे स्टेटमेंट थे, फर्स्ट लॉ के भी 3-4 स्टेटमेंट थे, वैसे ही सेकंड ये जो हमारा थर्ड लॉ है इसके भी कई स्टेटमेंट्स हैं। थर्ड लॉ दिया कि इन्होंने था भाई, एक तो TW रिचार्ड है ना, एक नर्स्ट है, एक मैक्स प्लांक है, इन्होंने मिलकर के जो ये है आपका थर्ड लॉ दिया था और अपने अपने स्टेटमेंट भी इन्होंने दिए थे। सबसे पहला स्टेटमेंट आपके सामने है स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, एवरी सब्सटेंस हैज ए फाइनाइट पॉजिटिव एंट्रोपी, मतलब हर सब्सटेंस में कुछ ना कुछ पॉजिटिव एंट्रोपी है, एंट्रोपी नेगेटिव नहीं हो सकती एक सब्सटेंस में। ठीक है, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव एंट्रोपी है। ठीक है, बट एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी में बिकम जीरो। ये कह रहा है कि जो आपका कोई भी सब्सटेंस है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ एंट्रोपी होती है, लेकिन यदि उसका टेम्परेचर आपका हो जाएगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसको बोलते हैं मैं यहां पर बता देता हूं। ये देखो, ये कहा है इन्होंने कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर उसकी एंट्रोपी क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है किसी भी सब्सटेंस की, है ना। ठीक है ना, तो यहां पर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर लॉन्च हुआ है, नया टर्म, उसको मैं बता देता हूं आपको, वो है आपका जीरो केल्विन। जीरो केल्विन को हम लोग बोलते हैं परम शून्य ताप, परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। सेंटीग्रेड में क्या लिखेंगे, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका परम शून्य ताप है।
सेंटीग्रेड में और केल्विन में, ठीक है। तो आपने देखा स्टेटमेंट 1 क्या कहता है कि हर सब्सटेंस में कुछ ना कुछ पॉजिटिव एंट्रोपी होती है, लेकिन यदि उसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की ओर जाएगा तो उसकी एंट्रोपी जीरो भी हो सकती है। और इन्होंने ये भी कहा कि भाई परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसकी तो एंट्रोपी हमेशा ही क्या होगी, जीरो होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हुआ हमारा स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 काफी सिंपल है, एकदम सीधी बात करता है। ये कहता है कि एंट्रोपी ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड्स, सॉलिड्स की और लिक्विड की अप्रोचेज जीरो एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी कि उसी बात को रिपीट किया जा रहा है। ये कह रहा है कि सॉलिड्स और लिक्विड्स की जो एंट्रोपी है वो जीरो की तरफ अप्रोच करती है यदि टेम्परेचर आपका जो है वो एब्सोल्यूट जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो टेम्परेचर की लिमिट है, आपकी जो टेम्परेचर की लिमिट है वो यदि जीरो क्या बोलते हैं, कोई भी टेम्परेचर यदि है और यदि वो जीरो की तरफ बढ़ रहा है तो आपका जो एंट्रोपी है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। यानी कि टेम्परेचर आपका जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, टेम्परेचर की जो लिमिट है वो क्या बोलते हैं, टी से लेकर के जीरो की ओर जा रहा है, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 3 पे आ जाओ। 3 ये कह रहा है इट इज़ इम्पॉसिबल बाई एनी मेथड, ये कह रहा है कि ये संभव नहीं है किसी भी तरीके से, नो मैटर हाउ आइडियलाइज्ड इट इज टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ एनी सिस्टम टू द एब्सोल्यूट जीरो इन फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ये एकदम सीधी बात नहीं कर रहा है, कुछ अलग बात कर रहा है, समझने की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि कोई भी सिस्टम का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तक लाने में हम मतलब निश्चित जो नंबर ऑफ स्टेप्स में उसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो नहीं ला सकते हैं। यानी कि आप किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर जीरो केल्विन लाने के लिए आपको अनंत स्टेप लगेंगे। आप फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन यानी कि फाइनाइट निश्चित जो स्टेप्स हैं उनमें आप किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर जीरो केल्विन मेंटेन नहीं कर सकते। इसका मतलब सीधी सी बात है, किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर जीरो केल्विन मेंटेन हम नहीं कर सकते, यह असंभव है जीरो केल्विन टेम्परेचर को पाना। बात आपको समझ में आई? ये भी 3rd लॉ की बात करता है। हिंदी में देखो आपके पास कुछ अच्छे स्टेटमेंट हैं। परम शून्य ताप वाले विशुद्ध क्रिस्टल की एंट्रोपी शून्य होती है। यस, ये देखो किसी भी प्रयोग द्वारा परम शून्य ताप की प्राप्ति संभव नहीं है। नास्ट ने क्या कहा है, वही कहा है जो हमने ऊपर इंग्लिश में देखे हैं। ये 3 स्टेटमेंट हिंदी में है, आप इनको बड़े ही आराम से देख सकते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। बात वो की वही है जो हमने कही थी। कुल मिला के बात ये हो गई कि 3rd लॉ का जो मेन स्टेटमेंट जो आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाला है वो आपका ये है कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज की जो एंट्रोपी होती है वो जीरो केल्विन टेम्परेचर पे क्या होती है, जीरो होती है। आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज, ये लो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली और लिख लो भाई, ठीक है, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये लो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो केल्विन पर हर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी क्या होती है, जीरो होती है। यही 3rd लॉ कहता है। ये 3rd लॉ के स्टेटमेंट थे। पॉइंट नंबर 2 पूरा हुआ। हम आ चुके हैं पॉइंट नंबर 3 में। वो आपका किससे रिलेटेड है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी से रिलेटेड है। स्टैंडर्ड एंट्रोपी क्या कहती है, ये कहती है एंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एट 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि 1 मोल पदार्थ की एंट्रोपी, सब्सटेंस की एंट्रोपी आपके इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर पे यदि होगी तो उसको हम स्टैंडर्ड एंट्रोपी कहते हैं। और स्टैंडर्ड एंट्रोपी का ये जो फॉर्मूला है इसकी हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है, कि प्रोडक्ट की एंट्रोपी में से रिएक्टेंट की एंट्रोपी आप माइनस कर दो तो वो आपका क्या हो गया, आपका जो एंट्रोपी चेंज है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज है, वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 4 ये आपके सामने है। इसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं, पॉइंट नंबर 4 में एप्लीकेशन ऑफ 3rd लॉ की बात करने वाले हैं। भाई 3rd लॉ के पास एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। और वो एप्लीकेशन आपके सामने ये रही, क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी एट एनी टेम्परेचर टी। ये लो भाई, एक आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, आप चाहते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी टेम्परेचर पर इसकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी यानी कि निरपेक्ष एंट्रोपी ज्ञात करूं, तो इसका तरीका 3rd लॉ ने हमें दे दिया है। बात को समझो, एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेट करी जा सकती है 3rd लॉ के बेसिस पे किसी भी दिए हुए तापमान पर,
ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे आखिर वो जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी जो कैलकुलेट करने का आखिर तरीका क्या है, क्या स्टेप्स हैं, क्या फॉर्मूला है, ठीक है। तो उसके लिए छोटा सा डेरिवेशन है, ज़्यादा कुछ है नहीं, डेरिवेशन हम लोग छोटा ही रखते हैं। उसका रीज़न ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेरिवेशन को लंबा रखने का कोई मतलब नहीं है। आपको डेरिवेशन के जो कंक्लूजन होते हैं, निष्कर्ष होते हैं, उन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेरिवेशन कैसे आया इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, खासतौर से आरपीएससी में। यस, तो ये देखो साफ है, क्या है ये, हम क्या करने जा रहे हैं भाई, हम क्या करने जा रहे हैं, मैं खुद ही भूल गया। यस, ओके। तो एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ में है, कैलकुलेशन करेंगे एब्सोल्यूट एंट्रोपी की, यानी कि आपके पास कोई सिस्टम है, टी टेम्परेचर पे है, आप उसकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी, निरपेक्ष एंट्रोपी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैंने आपको दोबारा इसलिए बताया है, मैं भूला नहीं था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं, ये टॉपिक है, पार्ट है थर्ड लॉ का, ठीक है, ओके। चेंज इन द, अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो जरा बात को समझो। चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ ए सब्सटेंस विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि आपके पास एक सब्सटेंस है, सॉलिड है, उसका तापमान कितना रखा हुआ है, देखना जरा, 0 केल्विन रखा हुआ है, प्रेशर उसका P रखा हुआ है, ठीक है। आपने क्या किया, तापमान बढ़ा करके उसका कितना कर दिया, अब Tk कर दिया, टी के तापमान आपने कर दिया, प्रेशर आपने कांस्टेंट रखा है, ठीक है। तो अब हम जो सॉलिड है आपका सिस्टम है वो इस स्टेज से लेकर के इस स्टेट में गया है, तो या इसके लिए हम लोग जो एंट्रोपी चेंज है वो हम दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, क्या लिखा हमने, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए सब्सटेंस विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ क्या चेंज हुआ एंट्रोपी में एट कांस्टेंट प्रेशर। ये देखो टेम्परेचर हमने चेंज किया ना यहाँ से यहाँ तक, तो टेम्परेचर के साथ क्या चेंज हुआ एंट्रोपी में, उसको मैं लिखने वाला हूँ। उसका फॉर्मूला है आपका, उसका फॉर्मूला, इंक थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं, ब्लैक इंक का कॉन्ट्रास्ट सही रहता है। उसका फॉर्मूला है आपका ds इज इक्वल टू CP डिवाइडेड बाई T, और ये आपका आ गया dt। ये फॉर्मूला आप याद ही कर लो तो अच्छा है ना, ठीक है। वैसे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ टेम्परेचर के साथ में एंट्रोपी के चेंज को बता रहा है, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर रखना है, टेम्परेचर के साथ में एंट्रोपी के चेंज को बता रहा है। अब हमें क्या करना है भाई, हमें तो 0 से, देखो हमने तापमान कितना बढ़ाया है, हमने तापमान बढ़ाया है 0 केल्विन से हमने कर दिया T केल्विन, ठीक है। अब इस पूरी रेंज, इतना तापमान बढ़ा है तो एंट्रोपी में चेंज कितना हुआ वो निकालना है हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भाई जितने भी ये जो हमारा फॉर्मूला आया है इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा टोटल एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए। देखो टोटल एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट द इक्वेशन बिटवीन टेम्परेचर लिमिट्स। टेम्परेचर की जो लिमिट है ना 0 केल्विन और जो T केल्विन है ना 0 to T, इसके बीच में हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा टू फाइंड ST। अब आप कहोगे सर ये क्या आ गया ST, तो ये है आपका एब्सोल्यूट एंट्रोपी एट T टेम्परेचर। बात को समझो, हम वही तो कर रहे हैं, एब्सोल्यूट एंट्रोपी को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है, T टेम्परेचर पर, तो ST हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आपको समझ में आ गया, ऊपर वाली जो इक्वेशन 1 है उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेट करने वाले हैं। आप लोग इंटीग्रेट फटाफट कर दो। तो यहाँ पर ये जो ds है आपका एंट्रोपी में चेंज है वो क्या हो गया, T टेम्परेचर पे एंट्रोपी ज़्यादा है तो ये S0 ST माइनस S0, ये आपका ds जो है एंट्रोपी का डिफरेंस है, ये उसकी वैल्यू आ गई। ST क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट T टेम्परेचर। S0 क्या है, 0 केल्विन पे जो एंट्रोपी है वो, ठीक है, हो गया। इक्वल टू आप इस पूरी वैल्यू का इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर के T टेम्परेचर की रेंज में, ठीक है। और आप लोग क्या लिखने वाले हैं, जैसी ये है वैसे की वैसे इसको लिख दो, कहानी खत्म। ये आपने कर दिया इसका इंटीग्रेशन। अब आप क्या करने वाले हैं, देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता है एज पर थर्ड लो, आपको पता है ये जो थर्ड लो है इसके हिसाब से क्या है, इसके हिसाब से S0 इज इक्वल टू 0 है। S0 इज इक्वल टू 0 का मतलब आप समझ गए होंगे कि आपका जो S0 क्या है, 0 केल्विन टेम्परेचर पे एंट्रोपी है, तो वो तो 0 ही होगी भाई। थर्ड लॉ ने यही कहा है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे हर जो पदार्थ है आपका उसकी एंट्रोपी क्या होगी, 0 होगी। तो S0 कर दो, S0 को 0 कर दो तो क्या आ गया आपका ST इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे की ऐसे लिख सकते हो, ये लो CP और डिवाइडेड बाई आपका T, और ये आपका आ गया dt। अब इसको आप रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, 0 to T आपका ये हो गया CP और dt डिवाइडेड बाई T, ये लो।
बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आप फाइनली क्या करोगे, ये जो इंटीग्रेशन है इसको अप्लाई कर दो और इंटीग्रेशन को अप्लाई करते ही आपको क्या मिलेगा, ये लो 0 टू टेम्परेचर तक इंटीग्रेशन और ये आपका मिल गया Cp और अब आपको मिलने जा रहा है d log n t। ये लो, बात ख़त्म। ये आपका ये जो हैं ये सारे ही फॉर्मूले हैं एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेट करने के। सुन लो, ये बॉक्स सही नहीं बनाना, आज इसको सही बना के छोड़ेंगे, बहुत परेशान करता है ये। यस, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। ओके, ये देखो ये जो फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला क्या है, आपका एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, निरपेक्ष एंट्रोपी करने का ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला 2018 आरपीएससी एग्जाम में आपको पूछा जा चुका है। कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला 2018 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आपको पूछा जा चुका है कि एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेट करने का कौन सा फॉर्मूला सही है। आप याद रखिएगा Cp d और नेचुरल लॉग T, ठीक है। और लिमिट्स क्या है, लिमिट्स तो आपको पता ही है, T टेम्परेचर पे कर रहे हैं, 0 से चेंज करेंगे T तो लिमिट्स तो आपकी 0 टू T रहेगी, ठीक है। ये हो गया, ओके, इतनी बात हो गई। अब लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये जो इंटीग्रल है इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि ये फॉर्मूले में आपको इंटीग्रेशन दिख रहा है ना, ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसी से रिलेटेड हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कि भाई इसका क्या करें, ये प्रॉब्लम आ गई। तो आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है 5 नंबर पॉइंट, वो जरा देखना, वो क्या है, आपके सामने लिखा हुआ है क्या, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इन द इक्वेशन नंबर 2। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है भाई, ठीक है। जरा देख लो, ये वाला जो फर्स्ट ग्रेड 2018 में इसको क्या बोलते हैं पूछा जा चुका है, ये वाला इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें इंटीग्रल की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो बताए हुए हैं, है ना, ठीक है। वो क्या है, स्टेप नंबर 1 जरा देख लो। ये कहता है मेजर द वैल्यू ऑफ Cp बाई एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि एक्सपेरिमेंट से पहले Cp की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, बिटवीन टेम्परेचर 0 टू T। ये लो, टेम्परेचर आपने 0 टू T चेंज किया है, ठीक है, उस टेम्परेचर रेंज में एक्सपेरिमेंट से Cp की वैल्यू निकाल लो भाई, ठीक है ना। स्टेप नंबर 1 हो गया, Cp हो गया। फिर क्या करना है, ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन Cp एंड नेचुरल लॉग T। ये लो भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है नेचुरल लॉग T और Cp के बीच में, यानी कि पहले आप 0 टू T तक सारे टेम्परेचर पे आप Cp की वैल्यू निकालो, फिर आप क्या करोगे कि Cp और log n जो नेचुरल log T है, log n T है, उसके बीच में आप क्या करोगे, ग्राफ ड्रॉ करोगे इन दोनों के बीच में। लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला है आपका स्टेप 3, वो है एरिया अंडर द कर्व। कर्व के अंडर जो एरिया आएगा गिव्स डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ ST, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ द सब्सटेंस एट टेम्परेचर T। ST का मतलब यही तो है, ठीक है। तो जो कर्व के अंडर जो एरिया होगा, जो एरिया आएगा, वो आपको डायरेक्टली किसकी वैल्यू देगा, आपको एब्सोल्यूट एंट्रोपी की वैल्यू देगा। अब आप कहोगे सर ये कैसे आया, तो भाई स्टेप 1 तो क्या है, Cp की वैल्यू पहले एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर लो, है ना, ठीक है। उसके बाद में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है Cp और नेचुरल लॉग T के बीच में, और ये ग्राफ जो आएगा इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका इसका जो इस पूरे ग्राफ का जो एरिया होगा वो होगा आपका क्या बोलते हैं, यस, वो आपका ST होगा। सीधा क्या, सीधा आपको क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट एंट्रोपी। ये देखो, अब ये मैं Cp की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, ये देखो, ये मैंने Cp की वैल्यू कैलकुलेट करी है, ठीक है ना। कर्सर को आप देख रहे हो ना, Cp की वैल्यू मैं कैलकुलेट करता गया, टेम्परेचर डाउन करता गया, टेम्परेचर डाउन करता गया, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, आगे जाकर के वेरी लो टेम्परेचर पे मैं Cp की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकता। एक्सपेरिमेंट्स की सबकी एक लिमिटेशन होती है, तो वेरी लो टेम्परेचर पे Cp की वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी। तो मैं यहाँ अभी डॉट 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 लगा करके इसको एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूँ, बाद में बताऊंगा मैं ये वैल्यू कैसे आई। मैं जो बात कर रहा हूँ वो किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो मैं बात कर रहा हूँ, एक मैं गोला बना के दिखाता हूँ आपको अलग इंक का, तो आपको भी लगेगा कि हमारा डिजिटल बोर्ड कितना स्मार्ट है, ठीक है। ये देखो, मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बात को समझो, इसकी बात कर रहा हूँ कि वेरी लो टेम्परेचर पे Cp की वैल्यू है ना, वो कैलकुलेट नहीं करी जा सकती एक्सपेरिमेंट से, इसलिए मैंने ये डॉट 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 लगा करके इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दिया है। ये जो ग्राफ मैं इधर से ला रहा था ना, इसको मैंने एक्स्ट्रापोलेट क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रापोलेट मैंने इसको यहाँ से यहाँ इतना मैं लाया और बाद में मैंने इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दिया। इतनी बात आपको समझ में आई, इसकी बात हम करने वाले हैं। ये जो डॉट 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 मैंने एक्स्ट्रापोलेट किया है ना इसकी, ठीक है, गोला मैंने हटा दिया, ओके। अब
ये जो कर्व आया है, इस कर्व का अंडर का एरिया, ये देखो ये पूरा एरिया है ना, इस कर्व के अंडर का ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, इस कर्व के नीचे का जितना भी एरिया है वो सारा का सारा आपको वैल्यू किसकी दे रहा है? आपको एस टी की वैल्यू दे रहा है। निरपेक्ष एंट्रोपी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी की वैल्यू आपको दे रहा है ये पूरा एरिया। बात आपको समझ में आई? ठीक है, ये ग्राफ 0 से लेकर के आपका जो क्या बोलते हैं टी टेम्परेचर की रेंज में सीपी और आपके नेचुरल लॉग टी के बीच में ग्राफ है। आपको बात समझ में आ गई? आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना था क्या? एक तो आपको जो एस टी की वैल्यू है, निरपेक्ष जो आपके एब्सोल्यूट एंट्रोपी की वैल्यू है, वो कहाँ से आ रही है? एरिया अंडर द कर्व, कर्व के अंडर का जो एरिया है, ठीक है, उससे आ रही है। ग्राफ किसके बीच में है? सीपी और नेचुरल लॉग टी के बीच में है। और इसके लिए इससे पहले हमने क्या किया कि आपकी सीपी की वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड की। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसमें एक प्रॉब्लम आ गई, जो मैंने अभी गोला बता करके बताया था ना, उसमें क्या प्रॉब्लम थी? देखो प्रॉब्लम ये थी कि प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड सीपी एट 0 के लिख दो या वेरी लो टेम्परेचर लिख दो। ये लो वेरी लो टेम्परेचर, स्पेशली 15 के से नीचे। ये लो 15 के से नीचे आप सीपी की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंटली। तो हमने जो यहाँ किया, ग्राफ कैसे बनाएंगे भाई? ये ग्राफ कैसे बनेगा फिर? देखो, क्योंकि हमने पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा है? पॉइंट नंबर 1 हमने लिखा है कि सीपी की वैल्यू आपको एक्सपेरिमेंटली फाइंड करनी है। तो सीपी की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली वेरी लो टेम्परेचर पे तो कर नहीं सकते, इसीलिए आपको पता चल गया मैंने डॉट 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 क्यों लगाया, क्योंकि हम यहाँ एक्सपेरिमेंटली वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो मैंने इसको एक्स्ट्रापोलेट किया है सिर्फ। ठीक है, अब वो यहाँ पर फिर ग्राफ के लिए यहाँ पर इस एरिया में सीपी की वैल्यू कैसे आएगी? ठीक है ना, उसकी प्रॉब्लम वो आई है बेसिकली कि आपका जो सीपी है वो वेरी लो टेम्परेचर पे, यानी कि 0 के तक तो आप उसको डिटरमाइन कर ही नहीं सकते ना, तो आप ग्राफ कैसे बनाओगे? ये प्रॉब्लम आ गया। तो इसका सॉल्यूशन भी दिया गया। फिर सॉल्यूशन इसका क्या दिया गया प्रॉब्लम का? ये इन्होंने ये कहा कि सीपी इज मेजर्ड अप टू एज लो एट टेम्परेचर एज पॉसिबल। इन्होंने ये कहा कि भाई एक काम करो, आप टेंशन मत लो, सीपी की वैल्यू 15 केल्विन से नीचे आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, आप जितना लो टेम्परेचर तक आ सकते हो सीपी को कैलकुलेट करते करते उतना तक आप कर लो। ठीक है ना, जितना लो टेम्परेचर पे आप सीपी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो उतना तक तो आप कर लो, बाकी का इलाज तो बाद में करेंगे। ठीक है, तो सीपी की वैल्यू कहाँ तक मेजर करनी है? एज लो ए टेम्परेचर एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल टेम्परेचर आप डाउन करके कर सकते हो सीपी की वैल्यू, वो उतना कर लो। जनरली कहाँ तक कैलकुलेट हो सकती है सीपी की वैल्यू? 15 के तक। ये लो, आप टेम्परेचर डाउन करते 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 आ जाओ, 15 के तक आप पहुंचोगे, 15 केल्विन तक, वहां तक आप सीपी की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से कर सकते हो, उसके बाद में नहीं कर सकते। तो ग्राफ कैसे बनेगा भाई? ग्राफ तो आपका 0 तक जा रहा है, ये ग्राफ देखो, ये तो 0 तक जा रहा है। ठीक है, तो आपका 15 के से नीचे भी आपको सीपी की वैल्यू चाहिए, तो वो कैसे आएगी? एंड देन एक्स्ट्रापोलेट टिल 0 के। इन्होंने ये कहा कि आप फिर ग्राफ को, ये देखो ग्राफ ऐसे आया ना, ऐसे ग्राफ आया ना, ठीक है, तो इन्होंने ये कहा इतना तक तो आपने कर लिया, उसके बाद में इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दो, ये ऐसे एक्स्ट्रापोलेट कर दो, यानी कि लाइन को आगे खींच दो। ठीक है, एक्स्ट्रापोलेट कर दो टिल 0 के तक, इसको आप इस लाइन को है ना वो आगे खींच दो। ठीक है ना, एक्स्ट्रापोलेट कर दो इसको विद द हेल्प ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया भाई, है ना, विद द हेल्प ऑफ डेबाई थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी। ये लो, डेबाई थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी के बेसिस पे, यानी कि इसके आधार पे, यानी कि इससे हेल्प लेकर के, यानी कि इसका एक पर्टिकुलर इक्वेशन है, उस इक्वेशन से आपको सीपी की वैल्यू थ्योरेटिकली निकालनी है। सुन लो, अब प्रॉब्लम का समाधान आया है। ये जो लो टेम्परेचर पे आप सीपी नहीं निकाल पा रहे थे ना, जहां पे मैंने अभी गोला किया है, जिसको मैंने एक्स्ट्रापोलेट किया है, यहां पर ये कह रहे हैं कि लो टेम्परेचर पे आप सीपी की वैल्यू डेबाई थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी से निकाल लो। एक्सपेरिमेंट से तो आप 15 के तक पहुंच रहे हो ना, ठीक है, लेकिन 15 के से 0 के बीच में आपको सीपी की वैल्यू और चाहिए ग्राफ बनाने के लिए, वो आप डेबाई थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी से निकाल लो थ्योरेटिकली, एक्सपेरिमेंटली नहीं, थ्योरेटिकली निकाल लो, और फिर वहां वैल्यू रख दो और आप ग्राफ खींच लो, और फिर आप उस ग्राफ के नीचे जितना एरिया आया है वो आपका क्या देगा? निरपेक्ष एंट्रोपी देगा। कमाल का मेथड लगा ना, ठीक है। इसका मतलब आपका हीरो यहां पर कौन हो गया? डेबाई की जो हीट कैपेसिटी, डेबाई थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी है, वो यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और वो क्या काम आती है, वो उसका जो इक्वेशन है बेसिकली वो देख लेते हैं। उसका इक्वेशन हमें ब्लैक इंक लेनी पड़ेगी क्योंकि उसका कॉन्ट्रास्ट अच्छा होता है। उसका इक्वेशन है आपका Cp
इज इक्वल टू सी वी इज इक्वल टू ए टी क्यूब। ये लो भाई, समझ लो, पहचान लो, इंपॉर्टेंट आ गया आपका लो। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इसका डेबाई थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी तो आपने लिख ही लिया होगा। इसको और एक नाम बोलते हैं, वो है आपका डेबाई टी क्यूब लो। ये लो, डे बाई टी क्यूब लो, क्योंकि टेम्परेचर पे क्यूब है ना, इसलिए इसको बोलते हैं डे बाई टी क्यूब लो। बात आपको समझ में आ गई? ये है आपका इंपॉर्टेंट, और 2022 स्कूल लेक्चर में भी इसका सवाल किया गया है। ठीक है, पूरा इसी पे सवाल था वो। ठीक है, अब ये काम क्या आता है वो सुन लो। डे बाई टी थ्री लो, आपने एप्लीकेशन तो सुन ही लिया, काम क्या आता है ये देख लो जरा। एट वेरी लो टेम्परेचर टी, आपका टेम्परेचर बहुत लो है, ठीक है ना, स्पेशली 15 के से लेकर के 0 के बीच में। देखो यहाँ पर टी है ना, ये टी, ये आपका लो टेम्परेचर, इसकी वैल्यू क्या है? 0 केल्विन से लेकर के 15 केल्विन के बीच में। बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो इस टेम्परेचर रेंज में यदि आपको वेरी लो टेम्परेचर पे यदि आपको सीपी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप इस रूल का क्या करोगे? यूज करोगे, इस लो का यूज करोगे। यहां पर ए की वैल्यू रखोगे, टी की वैल्यू रखोगे, और वो आपके सीपी की वैल्यू आ गई। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, अब कोई कहेगा भाई ए क्या है सर? तो भाई ए क्या है? ए कांस्टेंट है जो कि उस सब्सटेंस के लिए कैरेक्टरिस्टिक है। बात आपको समझ में आ गई? यानी कि उस सब्सटेंस के लिए फिक्स है वो कांस्टेंट ए, जो कि आपके डिबाई ने दिए हुए हैं। ठीक है, उसकी हेल्प लेकर के आप क्या करोगे? T3 टेम्परेचर की वैल्यू रखोगे और आप कैलकुलेट करोगे, वो आपका आ गया CP। ठीक है, एक चीज इस लॉ ने और बताई है कि आपका जो सॉलिड सब्सटेंसेज होते हैं उनके लिए CP इज इक्वल टू CV होता है, यानी कि जो क्या बोलते हैं, वॉल्यूम का प्रेशर का तो फर्क पड़ता ही नहीं ना। ठीक है, सॉलिड सब्सटेंसेज पे, इसलिए उनके लिए CP और CV क्या होता है? बराबर होता है, और वो A टी क्यूब के बराबर होता है। आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी मेरे ख्याल से, कि मैंने ग्राफ में कहाँ दिक्कत थी, ये जो जहाँ गोला बना हुआ है वहाँ दिक्कत थी, है ना। वहाँ हम CP की वैल्यू हमें नहीं मिल रही थी, ग्राफ खींचना था, वेरी लो टेम्परेचर था, एक्सपेरिमेंट से नहीं मिल पा रहा था, तो बीच में आ गया डे बाई टी क्यूब लो। उसने कह दिया कि भाई 0 से लेकर के 15 केल्विन के बीच में आपकी प्रॉब्लम है, वो मैं समाधान कर देता हूँ, थ्योरेटिकली निकाल लो और ग्राफ बना लो। पॉइंट नंबर 6 आपके सामने आ गया है फ्रेंड्स। ठीक है, पॉइंट नंबर ये 6 ये कह रहा है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने सोचा होगा कि पॉइंट नंबर 5 में हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं, अच्छा पॉइंट नंबर 5 हमारा मेन बेसिकली पॉइंट नंबर 4 चल रहा है। ठीक है ना, पॉइंट नंबर 5 तो उसी में एक प्रॉब्लम आई थी, उसका समाधान है। तो पॉइंट नंबर 4 किसकी बात कर रहा है? वो कर रहा है कैलकुलेशन ऑफ ST, यानी कि एब्सोल्यूट एंट्रोपी। आपने सोचा कि एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेट हो गई, सारी समस्या दूर हो गई, ऐसे ही कैलकुलेट होगी? बिल्कुल नहीं। अभी तो एब्सोल्यूट एंट्रोपी यानी कि निरपेक्ष का आपके पास फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूले में जो दिक्कत आई वो भी आ गया, लेकिन वो इतना ईजी नहीं है उस फॉर्मूले को अप्लाई करना। आप क्या करोगे देख लो जरा, क्या करोगे? आपको देखो, टू कैलकुलेट टोटल एब्सोल्यूट एंट्रोपी, एक सब्सटेंस की टोटल एब्सोल्यूट एंट्रोपी यदि आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? सुनो, एंट्रोपी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन जानते हो ना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और आपका ये वाला फेज ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म, अपर रूप से दूसरा अपर रूप। ठीक है, तो ये क्या है? इनको क्या बोलते हैं? फेज ट्रांसफॉर्मेशन। इनका हमने एंट्रोपी चेंज देखा हुआ है, भूलिएगा नहीं आप। ठीक है, तो वो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें कैलकुलेशन में शामिल करना पड़ेगा, ये कह रहा है। अब मैं आपको वापस समझा देता हूं कि एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है आपको किसी सब्सटेंस की, तो उस सब्सटेंस के लिए फेज ट्रांसफॉर्मेशन की जो एंट्रोपी है, जैसे एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन का मतलब एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म। ठीक है, मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, यानी कि इनको भी आपको कैलकुलेशन में शामिल करना पड़ेगा। ये नया ट्विस्ट है किसमें? ST की कैलकुलेशन में। ठीक है ना, तो अब 4, 5 और 6 पॉइंट है, वो सारा निरपेक्ष एंट्रोपी कैलकुलेशन में जो ट्विस्ट आ रहे हैं केवल उन्हीं पे है। अच्छा, क्यों करना पड़ेगा भाई? क्यों लें हम ये जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन की जो एंट्रोपी है ना, इसको क्यों ले? तो इसको हमें पता चलता है टेफी ग्राफ से। अब आप कहोगे सर ये कौन सा ग्राफ आ गया टेफी ग्राफ? देखो भाई, एंट्रोपी और टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ खींचते हैं उसको टेफी ग्राफ बोलते हैं। बात समझ में आई ना? लिख लेना इसको। ठीक है, अब एक सब्सटेंस के लिए टेफी ग्राफ आपके पास है, ये देखो, ये टेफी ग्राफ है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आप कहोगे सर दिख नहीं रहा। ठीक है, अब ये जो टेफी ग्राफ है,
इसको जरा समझ लेते हैं। एंट्रोपी और आपका टेम्परेचर के बीच में ये ग्राफ है। अब यहाँ से देखो, इसने भी देखो डॉट 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 बनाया है, क्योंकि वेरी लो टेम्परेचर पे एंट्रोपी को निकालना बहुत मुश्किल है, बात को समझो, इसलिए इसने भी डॉट 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 बनाया है। ओके, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब इसने ये कहा है सबसे पहले तो कि आप किसी भी सब्सटेंस की एंट्रोपी निकालना चाहते हो तो वो जिस स्टेट में है वहां से सीधा नहीं निकलेगा, आपको 0 केल्विन से चलना होगा। यानी कि आपको 0 केल्विन से स्टार्ट करना होगा उसकी एंट्रोपी को कैलकुलेट करना। 0 केल्विन पे परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, वो सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है। तो 0 केल्विन से आपको स्टार्ट करना होगा। ये इतनी देर तक सॉलिड था। अब देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, एक जो सॉलिड आपने सब्सटेंस लिया है उसमें क्या क्या चेंज होगा जरा देख लो। आपने पहले टेम्परेचर बढ़ाया, ये लो यहां तक उसका टेम्परेचर बढ़ा है, यहाँ उसका आ गया क्या, आपका मेल्टिंग पॉइंट आ गया, ये लो, ये अच्छा ये यहाँ लिखा है मेल्टिंग पॉइंट, ये रहा मेल्टिंग पॉइंट आ गया। मेल्टिंग पॉइंट पे वो गलन होने लग जाएगा, उसका फ्यूजन होने लग जाएगा, गलने लग जाएगा, पिघलने लग जाएगा, ठीक है। अब जब वो पिघलेगा तब आपका तापमान तो नहीं बढ़ेगा। ये देखो ये टेम्परेचर का लाइन है ना, ये देखो टेम्परेचर तो सीधा ऊपर जा रहा है, यानी कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, ठीक है। लेकिन आपकी एंट्रोपी तो बढ़ेगी ना, क्योंकि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, बात को समझो, ठीक है। तो यहाँ पर वो पूरी तरह से लिक्विड में चेंज हो गया और एंट्रोपी देखो एकदम सीधी बढ़ी है। यानी कि इस फेज में जब तक फ्यूजन हो रहा था तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था, लेकिन आपका एंट्रोपी सीधा बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद में वो पूरी तरह से लिक्विड हो गया। अब आप उसका वापस टेम्परेचर बढ़ाना चालू करोगे, ये देखो सॉलिड का लिक्विड का आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब इस पॉइंट पे वापस उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया, यानी कि वो गैस में कन्वर्ट होने लग गया, ये लो ये बॉइलिंग पॉइंट आ गया उसका। अब यहाँ से गैस में कन्वर्ट होगा, जब तक वो पूरा गैस में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, तब तक टेम्परेचर तो बढ़ेगा नहीं। देखो टेम्परेचर एकदम सीधा जा रहा है, ठीक है। लेकिन एंट्रोपी है, एंट्रोपी आपकी बढ़ रही है। इसका मतलब फेज ट्रांसफॉर्मेशन जहां पे हो रहा है ना, वहां एंट्रोपी एकदम देखो एकदम तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि वहां टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। ओके, अब ये हो गया। इसको इस दौरान जो एंट्रोपी बढ़ी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने के दौरान, उसको एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। इधर फ्यूजन में हुआ उसको एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। उसके बाद वो पूरा गैस बन गया और उसके बाद आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी एंट्रोपी बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन होने से रहा। अब जो पॉइंट की बात ये है, एग्जाम्पल जो मैं कोट कर रहा हूं या जो समझाना चाहता हूं वो ये है, मान लेते हैं आपको जो कोई भी सब्सटेंस है उसकी इस टेम्परेचर पे जरा देख ला लाइन कहाँ जा रही है, इस टेम्परेचर पे आपको, मैंने लिखा है इसको टीएक्स टेम्परेचर पे आपको क्या करना है, निरपेक्ष एंट्रोपी निकालनी है, यानी कि आपकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे करोगे भाई, सीधा कोई फॉर्मूला थोड़ा लगाओगे, नहीं, इन्होंने कहा सीधा फॉर्मूला मत लगा देना, गलत हो जाएगा। आपको चलना 0 से है, यानी कि पहले आप सॉलिड की एंट्रोपी निकालोगे यहाँ से यहाँ तक कि आपने 0 के आगे इतना टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी एंट्रोपी में कितना इंक्रीज हुआ। फिर आप उसमें ऐड करोगे एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, फिर आप उसमें ये जो लिक्विड का आपने टेम्परेचर गर्म किया इसकी एंट्रोपी चेंज ऐड करोगे, फिर ये एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन उसमें ऐड करोगे, फिर बाद में गैस की एंट्रोपी आपने टेम्परेचर बढ़ाया कितनी हुई वो ऐड करोगे। यानी कि आपको यदि 0 टीएक्स टेम्परेचर पे यदि निकालना है तो आप मूव कहां से कहां करोगे, 0 केल्विन से लेकर के टीएक्स टेम्परेचर तक आप मूव करोगे, तब जाकर के आपका क्या निकलेगा, एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकलेगा। बात को समझो, इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं आपको एक जो सब्सटेंस है उसकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकालनी है और कहाँ कौन से टेम्परेचर पे निकालनी है, टेम्परेचर अबव इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये देखो हमने ये जो टीएक्स लिया था ना, ये बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा ही है, ठीक है। तो उस पे निकालनी है, तो आपको कैसे कैसे इसमें निकालना पड़ेगा, क्या क्या स्टेप्स हैं इसके। सबसे पहले आप लोग क्या लोगे, स्टार्ट कहाँ से करोगे, मैं लिख रहा हूँ आपको, स्टार्ट फ्रॉम क्रिस्टलाइन, ब्लैक इंक ले लेते हैं भाई, कंट्रास्ट अच्छा रहता है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। ये लो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस से आपको स्टार्ट करना है, जो कि तापमान कितना है आपका 0 केल्विन, ठीक है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, ठीक है। अब ये बात हो गई। उसके बाद आप इसको क्या करोगे, आप इसको टेम्परेचर दोगे, आप इसकी हीटिंग करोगे तो एंट्रोपी में चेंज आएगा और ये अपनी एक दूसरी सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा। मान लेते हैं इसका एलोट्रोपिक फॉर्म है, तो ये अपनी दूसरी जो सॉलिड फॉर्म है उसमें चला जाएगा। इसको बोलते हैं एंट्रोपी में जो भी चेंज हुआ इसको बोलते हैं एंट्रोपी ट्रांजिशन, ठीक है। और अब ये वापस कोई दूसरी सॉलिड फॉर्म में आ गया, टेम्परेचर थोड़ा सा इसका ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। अब सॉलिड फॉर्म के बाद आपने इसको फिर गर्म किया तो ये यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और इस दौरान जो एंट्रोपी चेंज हुआ वो क्या हुआ, आपका एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन हो गया। उसके बाद में लिक्विड को आपने फिर गर्म किया तो वो गैस में आ जाएगा। उसके बाद ये एंट्रोपी चेंज हुआ, ये क्या हुआ, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन हो गया। तो आपको यदि
इस ये जो बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर देखो, एब्सोल्यूट एंट्रोपी हमें निकालनी है बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर के तापमान पर। इसका मतलब उस तापमान पे वो गैस में है वो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आपको गैस की एंट्रोपी निकालनी है तो आपको चलना पड़ेगा कहाँ से, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस 0 केल्विन से चलना पड़ेगा, और फिर जितने भी स्टेप्स हुए इन सब की एंट्रोपी आप ऐड करते हुए चले जाओगे। सुन लो, इन सब की आप एंट्रोपी ऐड करोगे, जितना भी प्रोसेस है ना उन सब की एंट्रोपी आप ऐड करोगे, और वो एंट्रोपी होगी आपकी टोटल एंट्रोपी, टोटल आपकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी। तो कॉन्सेप्ट इसमें इतना ही था कि आपका एक तो टेफीग्राफ था, टेफीग्राफ को हमने समझ लिया कि एंट्रोपी कैसे बढ़ रही है तापमान के साथ में, और दूसरा ये था कि आप जब भी एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकालोगे तो जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन की जो एंट्रोपीज हैं, ठीक है, उनको सबको आप कंसिडर करोगे, अदरवाइज आपकी वैल्यू गलत हो जाएगी। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट था। चलते हैं थोड़ा सा आगे, देखते हैं क्या होने वाला है। पॉइंट हमें मिल गया है 7 पॉइंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये कह रहा है कि आपका एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी में क्या रिलेशन है। ये देखो, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये आ चुका है 2000 कॉलेज लेक्चर 2020 में इसमें से क्वेश्चन आया था। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में नहीं आया, कभी भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंट्रोपी एंड। और ये मुझे ये जो है ये कॉन्सेप्ट है, ये मुझे क्या बोलते हैं, कॉलेज लेक्चरर का जो मेरा इंटरव्यू था उसमें मुझे पूछा गया था। यस, एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है वो हम पढ़ने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी से मतलब है आपका उष्मागतिक प्रायिकता, ठीक है, उष्मागतिक प्रायिकता। तो इसको समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एंट्रोपी और उष्मागतिक प्रायिकता में क्या रिलेशन है। तो वो क्या रिलेशन है भाई, जरा देख लो। एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। एंट्रोपी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का मेजर है, यानी कि इसको नापती है, इसको मापती है। यानी कि एंट्रोपी ज्यादा तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, उष्मागतिक प्रायिकता आपकी ज्यादा, ठीक है। इतनी बात हो गई क्लियर। अब हमें यह तो पता चल गया कि एंट्रोपी इसका मेजर है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू से जिसे दिखाते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। वर्क मत समझ लेना, वर्क को हम लोग स्मॉल डब्ल्यू से दिखाते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। उष्मागतिक प्रायिकता यानी कि आपकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेज अरेंजमेंट माइक्रो स्टेट इन विच ए गिवन सिस्टम इन ए थर्मोडायनेमिक स्टेट कैन बी प्रेजेंट। ये लो भाई, आपको समझ में नहीं आया होगा ना, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं। एक जो सिस्टम है कोई भी थर्मोडायनेमिक स्टेट में है, अब वो उस थर्मोडायनेमिक स्टेट में कितनी माइक्रो स्टेट में या कितने अरेंजमेंट्स में वो एग्जिस्ट कर सकता है, आप उसके कितने अरेंजमेंट्स बना सकते हो, ठीक है ना, कितने तरीके से आप उसको अरेंज कर सकते हो, वो उसकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको इससे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक तंत्र निश्चित उष्मागतिक अवस्था में जितने प्रकार से रह सकता है, एक उष्मागतिक अवस्था में जितने प्रकार से रह सकता है, वह उस तंत्र की उष्मागतिक प्रायिकता है। बात को समझो, यानी कि एक सिस्टम कितने तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है एक पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक स्टेट में, यदि वो है, उसको कितने अरेंजमेंट में हम लोग जचा सकते हैं, उसको आप लोग बोल दो नंबर ऑफ वेज, यानी कि कितने तरीके बोल दो, अरेंजमेंट बोल दो, व्यवस्था बोल दो, या माइक्रो स्टेट बोल दो, ये एक ही बात है। यानी कि एक सिस्टम के कितने माइक्रो स्टेट्स हो सकते हैं, या एक सिस्टम के कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, कितनी व्यवस्था हो सकती है, कितनी व्यवस्थाओं में हम उसको अरेंज कर सकते हैं, ये सब आपका क्या है, ये आपका थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है उस सिस्टम की। हो सकता है आपको अभी भी समझ में नहीं आया हो, इसलिए मैं लाया हूं आपके लिए एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल से हम ये समझेंगे कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का आखिर मतलब होता क्या है, ठीक है। तो मैं आपके पास देखो क्या लाया हूँ एग्जाम्पल को समझाने के लिए, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को समझाने के लिए। मेरे पास एक बॉक्स है, बेसिकली क्या है, एक बॉक्स है, ये लो, ये मैंने एक बॉक्स डिज़ाइन किया हुआ है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ बॉक्स। ये मैं बॉक्स लाया हूँ, इसमें 2 कंपार्टमेंट है, ये देखो 2 कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट 1, कंपार्टमेंट 2, यानी कि इसमें एक पार्टीशन लगा करके मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको। अब इस बॉक्स में है ना, बॉल रखने के लिए, ये देखो बॉल रखने के लिए मैंने हर साइड में 2 मैंने क्या बनाए हुए हैं, बॉल रखने के लिए जगह बनाई हुई है, यानी कि बॉल रखने के लिए स्पेस मैंने बनाया हुआ है। अब मेरे पास है क्या, ये तो मैंने लिया खाली बॉक्स है भाई, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, बॉल रखने की केवल जगह बनाई हुई है, बॉल नहीं है। अब मैं लेकर के आया हूँ मार्केट से 2 बॉल, ये देखो, ये मैं क्या लाया हूँ, ब्लू कलर की लाया हूँ 2 बॉल्स, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इन बॉल्स को इसमें रखूंगा बॉक्स में,
तो मेरे पास दो तरीके हैं। देखो जो बॉल्स को है ना बॉक्स में रखने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि भाई ये जो बॉल्स हैं इनको क्या करना है, एक ही साइड रखना है, दो साइड नहीं रखना। तो एक ही साइड रखना है, तो मैंने पहले क्या हुआ, मैंने इधर रखा। और दूसरा तरीका, मुझे दूसरा ऑप्शन क्या मिला, मुझे दूसरा ऑप्शन ये मिला कि या तो मैं इधर रखूं, या तो मैं कंपार्टमेंट 1 में रखूं, ठीक है ना, या मैं कंपार्टमेंट 2 में रखूं। तो ये देखो, ये मैंने अभी कंपार्टमेंट 2 में रख दिया। तो एक में मैंने 1 में रखा दोनों बॉल्स को, एक में मैंने 2 में रखा। इसके अलावा मेरे पास तीसरा कोई रास्ता है ही नहीं, यदि मैं चाहूं कि दोनों बॉल एक में ही रखनी है। तो बात को समझ में आया ना। अब दूसरा तरीका मेरे पास क्या है इन बॉल्स को रखने का, मैं क्या करूंगा, एक कंपार्टमेंट में एक ही बॉल रखूंगा। तो मैंने क्या हुआ, ये बॉक्स बनाया, बॉक्स बना करके ये लो भाई, एक कंपार्टमेंट में एक ही बॉल रखनी है। अभी तो ये खाली बॉक्स है। मैंने एक काम किया, इस साइड मैंने एक कंपार्टमेंट 1 के इस साइड मैंने एक बॉल रखी और कंपार्टमेंट 2 के भी इस साइड एक बॉल रखी, ठीक है। अब मेरे पास दूसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता है, एक काम कर सकता हूं मैं, ये कंपार्टमेंट 1 में जो बॉल है वो उसको तो मैं ऐसे की ऐसे रहने दूं, और जो कंपार्टमेंट 2 में जो बॉल है मैं उसको दूसरे जगह रख दूं। ये देखो, ये सेकंड अरेंजमेंट हो गया। इसके अलावा मेरे पास एक रास्ता और है क्या, कि अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने शुरू में क्या बोलते हैं कंपार्टमेंट 1 में मैं अब यहाँ पर एक बॉल रख दूं जहाँ पर पहले मैंने रखी नहीं थी, और एक इसके पास वाले दूसरे कंपार्टमेंट के पास वाले में रख दूं, सामने वाले में जस्ट में, ठीक है। ये तीसरा अरेंजमेंट हो गया। एक अरेंजमेंट और इसका पॉसिबल है कि मैं कंपार्टमेंट 1 के यहाँ पर बॉल रख दूं और कंपार्टमेंट सेकंड के इस सेकंड वाले में रख दूं। ये देखो, 4 पेयर बन सकते हैं, 4 अलग अलग अरेंजमेंट है मेरे पास, 4 संभावनाएं हैं मेरे पास, 4 ऑप्शन है मेरे पास। यदि मैं चाहूं कि एक बॉल को एक ही कंपार्टमेंट में रखना है तो मेरे पास 4 ऑप्शन है, 4 तरीके से मैं ये बॉल रख सकता हूं। बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब मुझे आप बताओ कि इनमें से रेंडमनेस कहां पर है ज्यादा, अव्यवस्था कहां पर है ज्यादा, ठीक है। तो देखो भाई, क्या बोलते हैं, इसमें तो आपके दो ही पॉसिबल अरेंजमेंट हो रहे हैं। इसका मतलब इसमें क्या है, आपकी व्यवस्था है। तो अच्छा देखो, ये जो मैं 2 बॉल लाया हूं मार्केट से, ठीक है ना, इनको मैं टोटल कितने टाइप में रख सकता हूं, मैं 6 तरीके से अरेंज कर सकता हूं। पहला तरीका ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, पांचवा ये हुआ, छठा ये हुआ। टोटल 6 तरीके हैं मेरे पास रखने के लिए। उनमें से जो मेरा पहला तरीका है कि मैं बॉल्स को एक ही साइड में रखूं दोनों को, वो कितने हैं, वो उनकी संख्या है 2, ठीक है। उसमें 2 व्यवस्थाएं पॉसिबल हैं। इसका मतलब टोटल 6 में से 2 इसकी क्या हो गई, प्रायिकता हो गई, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हो गई। सेकंड जो मेरा मेथड मेरा क्या है, सेकंड बॉल्स को रखने का, जिसमें मैंने एक बॉल को एक ही कंपार्टमेंट में रखा है, ठीक है, दोनों को एक साथ नहीं रखा है। इसमें मेरे पास 4 टोटल तरीके हैं 6 में से, यानी कि 6 में से 4 आपके ये वाले तरीके हो गए, ठीक है। तो अब बताओ रेंडमनेस कहाँ है भाई, रेंडमनेस कहाँ है ना। देखो, सीधी सी बात है, ये जो मैंने 4/6 और 2/6 लिखा है, ये थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। यानी कि ये थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन याद करो अब, कि एक सिस्टम जो आपके पास है, आप उसको कितने अरेंजमेंट्स में अरेंज कर सकते हो, उस प्रेजेंट थर्मोडायनेमिक स्टेट में कितने अरेंजमेंट्स में आप उसको लगा सकते हो, उसको कितनी माइक्रो स्टेट में आप रख सकते हो, या कितने तरीके से आप उसको क्या बोलते हैं सिस्टम को जचा सकते हो, ठीक है। वो उसका क्या हुआ, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो मेथड नंबर 1 में थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 2/6, और मेथड नंबर 2 में थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 4/6। तो भाई थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कहाँ ज़्यादा है, मेथड नंबर 2 में ज़्यादा है। और मेथड नंबर 2 में ही आप देखो रेंडमनेस भी ज़्यादा है, डिसऑर्डरनेस कहाँ ज़्यादा है ना, अव्यवस्था कहाँ ज़्यादा है, मेथड नंबर 2 में। इसका मतलब एकदम साफ हो गया कि आपका जो रेंडमनेस है ना, जो आपका रैंडमनेस या जो आपका डिसऑर्डर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के। ये लो, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। फ्रेंड्स, अब आप देख लो जरा, एक चीज मुझे बताओ, स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस है, कोई भी जो प्रोसेस है वो आपका स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए मुझे एक बात बताओ, किधर से किधर जाता है, वो जाता है आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमेशा ही लो ब्लैकिंग ले लेते हैं, लो डिसऑर्डर, रेंडमनेस को हम लोग डिसऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लो डिसऑर्डर से किधर जाता है स्पॉन्टेनियस, अपना हाई डिसऑर्डर की तरफ जाता है, यानी कि वो उधर चलता है जिधर उसको डिसऑर्डरनेस क्या मिलती है, यानी कि रेंडमनेस क्या होती है, बढ़ती है, डिसऑर्डर बढ़ता है, ठीक है।
अब ये तो हो गया डिसऑर्डर या रैंडमनेस के बेसिस में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, ये तो हो गया। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हमने डिफाइन किया रैंडमनेस या डिसऑर्डर के रेस्पेक्ट में। अब हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के रेस्पेक्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी रैंडमनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब आपके जो आपके क्या बोलते हैं, ये लो को लेस कर लो भाई, लो और लेस में डिफरेंस है, ठीक है, ओके, यस। तो आपकी जो लेस क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है, यानी कि लेस डब्ल्यू से हाई डब्ल्यू की ओर आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जाता है, क्योंकि डिसऑर्डर और आपका डब्ल्यू है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, वो क्या है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिसऑर्डर रैंडमनेस बढ़ेगी तो प्रायिकता बढ़ेगी, प्रायिकता बढ़ेगी तो रैंडमनेस बढ़ेगी, और ये जो रैंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी तो प्रायिकता बढ़ेगी। सारा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रैंडमनेस के या डिसऑर्डरनेस के। रैंडमनेस या फिर क्या लिख सकते हैं, डिसऑर्डर, ये लो, है ना, ठीक है। अव्यवस्था भी लिख सकते हैं हिंदी में। और आपका एंट्रोपी और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डब्ल्यू के, यानी कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, क्योंकि रैंडमनेस आपके डब्ल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सुन लो, तो आपको एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रिलेशन मिल गया है। अब आपको वो लाइन समझ में आई होगी जो मैंने यहाँ पर लिखी है। कौन सी? सबसे पहली, कि एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का माप है एंट्रोपी, यानी कि जितनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी उतनी ही ज़्यादा थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होगी, या यो कहें कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी उस सिस्टम में तो उसमें आपका एंट्रोपी भी ज़्यादा होगी। कुल मिला के ये इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैंने इसको एक बार और लिख दिया। ये लो, थर्मोडायनेमिक आपका प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब इनके बीच में भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट ये था कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन एस एंड डब्ल्यू। ये लो, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी के बीच में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जरा देख लो इसको, एस इज इक्वल टू के नेचुरल लॉग आपका डब्ल्यू। ये लो, ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुकी है। कॉलेज लेक्चरर 2020 में ये आ चुकी है, स्कूल लेक्चर में अभी तक आई नहीं है, इंतज़ार कर रही है, कभी भी आ सकती है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोज़मान प्लांक इक्वेशन इसको बोलते हैं, बोज़मान प्लांक इक्वेशन। ये लो भाई, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बोज़मान आपका एंट्रोपी इक्वेशन भी इसको बोलते हैं। ये लो, बोज़मान एंट्रोपी इक्वेशन या बोज़मान प्लांक इक्वेशन इसको बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिलेशन है ये, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका एस तो आपको पता ही है, डब्ल्यू भी आपको पता है, के आपका यहाँ क्या है, के है आपका बोज़मान कांस्टेंट। ये लो, बोज़मान आपका कांस्टेंट। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। रिलेशन आपने देख लिया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई इक्वेशन नहीं है इस पूरे रिलेशन में, ठीक है। हो गई इतनी बात, ओके। अब एक चीज़ मुझे आप बताओ जरा, ये मुझे आप ही बताओगे, मैं नहीं बताने वाला हूँ आपको। मान लेते हैं आपके जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, 1 है, मान लेते हैं। इफ़ देखो डब्ल्यू की वैल्यू आपकी क्या आई, 1 आई, तो भाई जो log(n) डब्ल्यू है उसकी वैल्यू 0 आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि log(1) की वैल्यू तो 0 होती है। बात को समझो जरा, तो log(n) डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो ये पूरा क्या हो गया, 0, यानी कि एंट्रोपी की वैल्यू क्या हो गई, 0। इसका मतलब समझ लो, जब डब्ल्यू की वैल्यू 1 है तो आपका एंट्रोपी क्या होगा, 0 होगा। यानी कि जब केवल एक ही थर्मोडायनेमिक स्टेट पॉसिबल है, एक ही व्यवस्था पॉसिबल है, तब एंट्रोपी कुछ भी नहीं होगी, तब 0 होगी। और ऐसा कब होता है, जब कोई भी सॉलिड अपनी परफेक्टली क्रिस्टलाइन स्टेट में हो, यानी कि वो पूरी तरह से क्रिस्टलीय अवस्था में है, परफेक्टली क्रिस्टलाइन वो यदि है, तब उसके लिए डब्ल्यू की वैल्यू 1 होगी और तभी आपका एंट्रोपी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और तभी जो थर्ड लॉ है वो भी यही बात कर रहा है कि आपका जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के लिए एंट्रोपी क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब डब्ल्यू थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, उनके लिए 0 होगी। यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट निष्कर्ष मिल गया है जो काफ़ी नीचे लिखा गया है, ये आपके सामने आ गया है। क्या है ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, क्या है, ये है आपका
परम शून्य ताप पर पूर्णतया क्रिस्टलीय पदार्थों में केवल एक ही व्यवस्था संभव है। ये देख लो जरा, अभी तो मैंने बताया था कि परम शून्य ताप यानी कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर क्रिस्टलीय पदार्थों में, यानी कि क्रिस्टलीय पदार्थों में एक ही व्यवस्था क्यों संभव है? एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर ओनली वन अरेंजमेंट और माइक्रोस्टेट इज पॉसिबल फॉर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज। परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज के लिए केवल एक ही अरेंजमेंट या माइक्रोस्टेट पॉसिबल है एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे। ये मैं वापस आपको बता देता हूं, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर होगा तो थर्ड लॉ ने ये कहा है कि आपका एंट्रोपी 0 होगी। एंट्रोपी 0 तभी हो सकती है, ये जो आपका इक्वेशन है कि नेचुरल लॉग W, इसका रिजल्ट 0 तभी आ सकता है जब W इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। यानी कि जब आपकी एंट्रोपी 0 होगी वो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होगा और उसके लिए केवल एक ही व्यवस्था पॉसिबल है। ये देखो, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब एक ही अरेंजमेंट उसका पॉसिबल है ना? ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट निष्कर्ष था कि भाई थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज की कितनी होती है? 1 होती है। इसका मतलब परफेक्टली क्रिस्टलाइन जो सब्सटेंसेज होते हैं वो केवल एक ही अरेंजमेंट में अरेंज हो सकते हैं और उस समय जब W की वैल्यू 1 होती है तो आपका एंट्रोपी 0 होता है। ओके, पॉइंट नंबर 8 लास्ट पॉइंट है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये कह रहा है रेजिडुअल एंट्रोपी। रेजिडुअल का तो मतलब जानते होंगे आप, अवशिष्ट एंट्रोपी, यानी कि सारा काम किया धरा है उसके बाद भी कुछ बचा रह गया, उसको बोलते हैं अवशिष्ट। अवशिष्ट का मतलब मैं बताता हूं आपको। आप क्या है कि सांस पूरी बाहर निकाल दो, जितना हो सकता है उतना एक्सेल कर दो, ठीक है, पूरा एक्सेल कर दो। क्या आपके एक जो लंग्स है उनमें हवा नहीं बची? क्या बची है? उसी को अवशिष्ट वायु बोलते हैं। यानी कि आपने पूरा जोर लगा दिया, सब कुछ कर दिया बाहर निकालने के लिए, फिर भी कुछ वायु वहां बची हुई है, उसको बोलते हैं अवशिष्ट वायु। ठीक है, रेजिडुअल एयर। ऐसे ही यहां पर हम बोलते हैं इसको क्या? रेजिडुअल एंट्रोपी, अवशिष्ट एंट्रोपी। ठीक है, अब आपको मैं समझाता हूं प्रॉब्लम कहां आई। प्रॉब्लम आई कि थर्ड लॉ ने तो कह दिया कि भाई जो 0 केल्विन टेम्परेचर पे है उस पे सारे जो सॉलिड्स हैं, यानी कि परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, उनकी एंट्रोपी 0 होगी। ठीक है, लेकिन 0 होती नहीं है, कुछ न कुछ बची रहती है एंट्रोपी, अव्यवस्था कुछ न कुछ बची रहती है। बात को समझो, देखो थर्ड लॉ ये कह रहा है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे परफेक्टली क्रिस्टलाइन जो सब्सटेंसेज होते हैं उनकी एंट्रोपी 0 होती है, यानी कि वो 100% परफेक्टली अरेंज्ड होते हैं, उनमें अव्यवस्था बिल्कुल नहीं होती है ना? अव्यवस्था बिल्कुल नहीं होती, रैंडमनेस बिल्कुल नहीं होती, सारे पार्टिकल जहां होने चाहिए थे वहीं होते हैं, कोई अव्यवस्था नहीं होती। कब? 0 तापमान पर, 0 केल्विन तापमान पर। ठीक है, तो अब लेकिन ऐसा तो थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली थोड़ी ना ऐसा होता है, मतलब ही नहीं है। ठीक है ना? तो हकीकत में क्या है, बहुत सारे सॉलिड आपके ऐसे हैं, ये देखो ये बहुत सारे सॉलिड हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, N2O है, H2O है, और भी कई हैं। बहुत सारे ऐसे सॉलिड हैं जिनकी एंट्रोपी 0 केल्विन तापमान पर S इज इक्वल टू 0 नहीं होती है। ठीक है, कुछ न कुछ एंट्रोपी बची रहती है। मेरा कहने का मतलब ये है, क्या है कि अभी आपने एक ग्राफ देखा था, किस किस के बीच में? आपने ग्राफ देखा था आपके जो एंट्रोपी के बीच में, S के बीच में और टेम्परेचर के बीच में। आपने देखा था वो ग्राफ इस तरह से जा रहा था ऊपर। ठीक है, उसमें बीच में ये फेज ट्रांजिशन भी था, लेकिन मैं सीधा बता रहा हूँ आपको, इस तरह से जा रहा था। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ता है तो एंट्रोपी बढ़ती है। ठीक है, अब एक चीज़ बात बताओ, इसका मतलब ये हुआ, मान लेते हैं हमने यहाँ से शुरू किया तो और टेम्परेचर को डाउन करते चले गए, डाउन करते चले गए, क्या 0 तापमान पे आएंगे तो क्या एंट्रोपी 0 हो जाएगी? नो। यानी कि आप टेम्परेचर डाउन कर रहे हो तो एंट्रोपी भी डाउन हो रही है। आप तो डाउन करते करते 0 पे आ गए तो क्या एंट्रोपी भी 0 आ गई? नो। 0 केल्विन तापमान पर भी कुछ एंट्रोपी बची रहती है, उसको हम अवशिष्ट एंट्रोपी या रेजिडुअल एंट्रोपी बोलते हैं। ठीक है, और अब आपको समझ में आ गई होगी ये लाइन कि परम शून्य ताप पर भी इनकी एंट्रोपी शून्य नहीं होती है। किनकी? ये आपके ये रहे, इनकी एंट्रोपी 0 केल्विन पर भी 0 नहीं होती है। इसको बोलते हैं रेजिडुअल एंट्रोपी। इंग्लिश मीडियम वाले ये डेफिनेशन पढ़ लेना। ठीक है, अब आ गया भाई ऐसा क्यों हुआ, यानी कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे भी मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ अव्यवस्था होती है,
इसीलिए तो ऐसा हुआ। तो वो अव्यवस्था देखो कैसे हुई, है ना। परफेक्ट 0 केल्विन टेम्परेचर पे सारे मॉलिक्यूल अपनी अपनी जगह होने चाहिए, 0 अव्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी कुछ अव्यवस्था हो गई जिससे एंट्रोपी कुछ ना कुछ आ गई। वो कैसे हुई जरा उसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हम लेते हैं CO का सॉलिड, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी सॉलिड फॉर्म में लेते हैं। ये आपका जो A है ये आपका परफेक्ट क्रिस्टल है। कौन सा क्रिस्टल है? आपका परफेक्टली क्रिस्टल है, और ये आपका एक्चुअल क्रिस्टल है, ठीक है ना। यानी कि ये तो थर्ड लॉ के हिसाब से है, और ये आपका एक्चुअल में ऐसा होता है, ठीक है। अब देख लो जरा, आप इन मॉलिक्यूल्स को देखो, सब एकदम परफेक्टली अपनी जगह अरेंज्ड है। CO 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 CO, यानी कि इनकी डायरेक्शन भी फिक्स है, किधर कार्बन होना है किधर ऑक्सीजन होना है, ये देखो सबकी फिक्स है, ठीक है। यानी कि एक तरफ मेरे जो लेफ्ट साइड में है वो कार्बन है, और मेरे राइट साइड में ऑक्सीजन है। सारा देख लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, ये कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड के होते तो उन्हीं अपनी अपनी जगह पे ही हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल देखो जिनको मैं इस स्क्वायर बना रहा हूँ, वो उनमें क्या होता है, अरेंजमेंट चेंज हो गया। जहाँ कार्बन होना चाहिए था वहाँ ऑक्सीजन है, जहाँ ऑक्सीजन होना चाहिए था वहाँ कार्बन है। यानी कि मॉलिक्यूल बैठा तो अपनी जगह ही है, लेकिन उल्टा होकर के बैठा है, रिवर्ट होकर के बैठा है, ठीक है। इसलिए अब इसको भी ये तो कहेंगे ना भाई, अव्यवस्था तो है, कुछ ना कुछ अव्यवस्था तो है। आपको मुंह करना है मेरी तरफ, और आप पीछे दीवार की तरफ मुंह करके बैठे हो क्लास में। बैठे तो आप अपनी जगह ही हो, लेकिन आपने पीछे मुंह कर दिया, तो क्या अव्यवस्था नहीं हुई? अव्यवस्था हुई, ठीक है ना। तो इसलिए इस तरह की जो अव्यवस्था है, ये देखो, ये मॉलिक्यूल भी गड़बड़ है CO का, और कौन सा मॉलिक्यूल गड़बड़ है? ये मॉलिक्यूल भी गड़बड़ है, ये मॉलिक्यूल भी गड़बड़ है, ये मॉलिक्यूल भी गड़बड़ है। तो लगभग आपका देखो, ये भी गड़बड़ है। आपने देखा एक्चुअल में, आपने देखा एक्चुअल में आपका लगभग रेशियो 50% है मॉलिक्यूल्स का, जो अपने गलत डायरेक्शन में सेट हो रखे हैं उनका, और सही डायरेक्शन वालों का लगभग 50% आ रहा है एक्चुअल सिचुएशन में। तो इसलिए ये जो एंट्रोपी है, इस अव्यवस्था की वजह से जो एंट्रोपी क्रिएट हुई है, जिसको थर्ड लॉ भी नहीं पकड़ पा रहा है। थर्ड लॉ कह रहा है भाई मैंने तो तापमान 0 पे 0 होनी चाहिए थी, लेकिन ये क्यों हो रही है? इसका थर्ड लॉ के पास कोई जवाब नहीं है। ये थर्ड लॉ का अपवाद है। ये ऐसे केसेस जिनमें 0 केल्विन टेम्परेचर पे भी क्या होता है, एंट्रोपी 0 नहीं होती है। और कौन सा एग्जाम्पल लें? और आपका N2O का एग्जाम्पल ले सकते हैं। N2O का मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? NNO, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये देखो NNO 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 NNO, ये सारे NNO है। ये आपका परफेक्ट क्रिस्टल है, इसमें एकदम सब कुछ सही है। लेकिन यहां देखो आप, ONN आ गया, ONN आ गया, ONN आ गया, यानी कि आपके देखो ONN आ गया, ये आपका एक्चुअल क्रिस्टल है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर रेजिडुअल एंट्रोपी है, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट अब गलत हो गया, यानी कि है तो अपनी जगह ही लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में हो गया। इसकी वजह से कुछ ना कुछ अव्यवस्था वहाँ क्रिएट हो गई, इसकी वजह से कुछ ना कुछ एंट्रोपी आ गई। इसको बोलते हैं अवशिष्ट एंट्रोपी। इस पे आप 0 केल्विन कर लोगे तो भी एंट्रोपी रहेगी, इसको बोलते हैं आपका रेजिडुअल एंट्रोपी, ठीक है। अब रेजिडुअल एंट्रोपी की वजह से हुआ क्या, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुई। क्या हुआ? थर्मल एंट्रोपी ऑफ दीज सब्सटेंसेज। ऐसे ये जो सब्सटेंस है ना, रेजिडुअल एंट्रोपी दिखाते हैं, इनकी थर्मल एंट्रोपी इज स्मॉलर देन स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी। स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी से कम हो गई थर्मल एंट्रोपी। अब आप कहोगे सर ये तो आपने बताया ही नहीं था कि थर्मल एंट्रोपी क्या होती है और स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी क्या होती है। तो अब भाई स्टोरी सुनो। थर्मल एंट्रोपी क्या होती है? जो आपके जो थर्ड लॉ से जो निकालते हैं हम लोग, थर्ड लॉ से जो एंट्रोपी निकलती है वो क्या होती है? आपकी थर्मल एंट्रोपी, ठीक है। जो हमने ST कैलकुलेट किया था ना, वो आपकी थर्मल एंट्रोपी है। स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी कौन सी है? स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी आपका ये जो आपका रिलेशन है, कौन सा? एंट्रोपी इज इक्वल टू K नेचुरल लॉग W। ये आपका जो प्रोबेबिलिटी वाला रिलेशन है, बोल्ट्जमान का जो एंट्रोपी इक्वेशन है उससे जो निकालते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी। अब कॉन्सेप्ट वापस देख लेते हैं। ये जो सब्सटेंस जो आपका रेजिडुअल एंट्रोपी दिखा रहे हैं, इनके लिए थर्मल एंट्रोपी कम हो गई स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी से। क्यों कम हुई? रीजन सुन लो कि भाई आपका एक्चुअल एंट्रोपी तो सब्सटेंस की क्या है, ज्यादा है। ये देखो, स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी निकालेगा तो वो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे निकालेगा। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी में आपका ये अवशिष्ट वाला ये जो प्रोबेबिलिटी हुई है ना, अव्यवस्था क्रिएट हुई है आपकी जो रेजिडुअल एंट्रोपी की वजह से, वो इसमें शामिल है, वो इसमें कैलकुलेशन में आएगी, ठीक है। लेकिन थर्ड लॉ के हिसाब से आप निकालोगे तो क्या होगा? थर्ड लॉ 0 केल्विन पर ये कह देगा आकर के कि 0 होती है, बात खत्म,
ठीक है। इसको अब इसकी कैलकुलेशन में आपका जो रेजिडुअल एंट्रोपी है वो शामिल नहीं होगी थर्ड लॉ की कैलकुलेशन में। इसलिए थर्ड लॉ से जो भी आप कैलकुलेट करोगे वो जो थर्मल एंट्रोपी होती है वो उसकी वैल्यू हमेशा ही कम होती है, क्योंकि इसमें रेजिडुअल एंट्रोपी की वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी में आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे तो उसमें रेजिडुअल एंट्रोपी भी आएगी, इसलिए उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी एक सब्सटेंस की थर्मल एंट्रोपी से क्या होती है, ज़्यादा होती है। कुछ पीवाईक्यूज हमारे सामने हैं, ये फर्स्ट ग्रेड 2011 का है। एंट्रोपीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। भाई एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे कितनी एंट्रोपी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा और कौन से क्वेश्चन हैं अभी देख लेते हैं। और एसीएफ में भी यही क्वेश्चन आया है कि भाई ये जो एंट्रोपी ऑफ ऑल प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं ये जीरो लेते हैं, ये बोल करके कितने टेम्परेचर पे लेते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, एंट्रोपी क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, जीरो केल्विन टेम्परेचर पे। यानी कि स्टेटमेंट में से क्वेश्चन है ये। देखो फर्स्ट ग्रेड 2011 में एक और क्वेश्चन आया, विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी, निरपेक्ष एंट्रोपी के लिए कौन सा। तो भाई एंट्रोपी की बात आ गई तो वैसे ही आप जानते हो थर्ड लॉ से हम लोग जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी है, जिसको हम लोग एसटी बोल रहे थे, जिसको हमने 15 मिनट खराब किए हैं, ठीक है, खराब तो नहीं किए हैं, उम्मीद है आपने सीखा होगा, ठीक है। तो जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी है उसकी वैल्यू हम लोग थर्ड लॉ से निकालते हैं। थर्ड लॉ का इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो, ठीक है। और क्या पूछा है, और उन्होंने पूछा इट इज इम्पॉसिबल टू अटेन लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर एज 0 डिग्री एब्सोल्यूट। इन्होंने कहा है 0 केल्विन को प्राप्त करना असंभव है। ये कौन सा है लॉ, ये बोल करके थर्ड लॉ है, हमने अभी देखा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके अलावा ये क्या है भाई, ये कह रहा है द एंट्रोपीज ऑफ ऑल परफेक्टली क्रिस्टलाइन आर लो। फिर इसने दे दिया स्टेटमेंट दिया, अरे स्टेटमेंट से आगे भी बढ़ो भाई आरपीएससी वालों, ये हमारा स्टेटमेंट था थर्ड लॉ का, आप पढ़ लेना इसको, मैंने एकदम सही आंसर किया है, ठीक है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कर चुके हैं, ये आपका आरपीएससी 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, जरा देख लो इसको। इन्होंने ये कहा है एंट्रोपी ऑफ ए सॉलिड एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट एब्सोल्यूट जीरो इज फाउंड टू बी जीरो। तो ये तो सही है, ये तो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक सॉलिड की एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जीरो एंट्रोपी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके आगे क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट फॉर सॉलिड इन इज 1 एट एब्सोल्यूट जीरो। हाँ यस, ये भी सही है, हमने अभी देखा है कि जो आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे एक सॉलिड का जो नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स का मतलब उसकी व्यवस्था, उसकी माइक्रो स्टेट, उसका अरेंजमेंट कितने पॉसिबल हैं। 0 केल्विन पर आपका एंट्रोपी की वैल्यू 0 हो गई तो W का मान कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब केवल एक ही थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, यानी कि आपकी जो पॉसिबल स्टेट्स है वो एक ही पॉसिबल है। ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। कहाँ गया भाई, बोथ आर ट्रू एंड वो उसकी, हाँ ये क्या कह रहा है, एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल थर्मोडायनेमिक स्टेट, ठीक है, दोनों ट्रू हैं और ये उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ए, यस। अब ये क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये देखो आरपीएससी 2018 में ये कहा है कि 0 टेम्परेचर पर एक जो पूर्ण रूप से क्रिस्टल है, यानी कि परफेक्टली क्रिस्टलाइन है, ठीक है, उसकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला ही इसने पूछ लिया जो हमने एब्सोल्यूट एंट्रोपी का, यानी कि एसटी का जो डेराइव किया था, वो ये वाला फॉर्मूला है। इंटीग्रल आएगा और आपका इंटीग्रेशन और सीपी और आपका डी नेचुरल लॉग टी, ये वाला जो फॉर्मूला है ये है, इसने पूछ लिया। बड़ा गजब का फॉर्मूला इसने पूछा है। एक क्वेश्चन हमारे पास और होना चाहिए, ये क्वेश्चन हमसे रिलेवेंट नहीं है। ये देखो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी और आपका एंट्रोपी के बीच में रिलेशन है, वो आपका ये आएगा एस के नेचुरल लॉग और W, ये फेमस इक्वेशन है, याद कर लेना। ये स्कूल जो कॉलेज लेक्चरर 2020 के पेपर में 103वां क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये वापस आपका आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2022 में ये कर चुके हैं क्या, ये तो कर चुके हैं, अभी तो किया था हमने। और क्वेश्चन होना चाहिए हमारे पास, यस, ये आपका फर्स्ट ग्रेड 2022 में आपका जो डिबाई टी क्यूब लॉ है, भाई देख लो जरा, टी क्यूब लॉ है डिबाई वाला, उससे ये सवाल आया है। इन्होंने ये कहा है अनट्रू स्टेटमेंट बताना है, गलत बताना है, ठीक है। वेरी लो टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे Cp इज इक्वल टू CV, तो हमने देखा है Cp इज इक्वल टू CV इज इक्वल टू AT क्यूब, यही तो वो लो है, ठीक है, तो ये तो सही है। अकॉर्डिंग टू दिस लो, इस लो के हिसाब से ये होता है, ये भी सही है, ठीक है। Cp इज इक्वल टू CV AT क्यूब। अब एब्सोल्यूट एंट्रोपी एट टेम्परेचर इतना इज डिटरमाइंड फ्रॉम द ग्राफ ऑफ Cp और नेचुरल लॉग T, यस, ये भी आपका सही है कि इस ग्राफ से ही हम लोग एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकालते हैं, कौन से, Cp वर्सेज नेचुरल लॉग T।
एब्सोल्यूट एंट्रोपी इज डिटरमाइंड फ्रॉम द ग्राफ ऑफ सीपी वर्सेज टी। नहीं भाई, ग्राफ तो सीपी वर्सेज लॉग एंड नेचुरल लॉग आएगा। ये तीनों सही है, ये आपका चौथा स्टेटमेंट है ये गलत है। इसका मतलब यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो आपने देखा फर्स्ट ग्रेड 2022 में दो बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आए थे थर्ड लॉ से। आज के लिए इतना ही। थर्ड लॉ में हमने कुछ नहीं छोड़ा है, सब एकदम शानदार है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।